बच्चों नमस्कार। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम भाग 3 पर चर्चा किए, जहां हम लोग परस्पर बातें कर रहे थे, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, और फिर उसी के आगे से जो हमारा पाठ्यक्रम भाग 4 है वो हम चर्चा करने चल रहे हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये हम पाठ्यक्रम पर जो चर्चा कर रहे हैं आपसे, इसके पीछे मेरा एक ही निहित उद्देश्य है कि ताकि आप हमसे पढ़ने से पूर्व एक पढ़ने की जो रणनीति के बारे में परिचित हो जाएं, और पाठ्यक्रम वो जो किस रूप स्वरूप का है, यह पाठ्यक्रम किन किन परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा, और उसमें किन किन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे, और उससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं सब बातों को आपसे शेयर करना ये हमारा पाठ्यक्रम के रूप में मेरा उद्देश्य है। तो आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम भाग 4 के अंतर्गत अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे संधि समास, रस छंद और अलंकार। तो बच्चों, संधि समास, रस छंद ऐसे लिखेंगे अनुस्वार लगाकर, छंद और अलंकार। देखिए बच्चों, यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से वनडे एग्जाम का है। यहाँ पर सिविल सेवाओं में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यद्यपि जो पीसीएस की जो प्री परीक्षा होती है, जहाँ पर जीएस का पार्ट होता है, जिसमें जीएस में जो सेकंड पेपर होता है जो कि आप जानते हो क्वालिफाइंग है, तो वहाँ पर कुछ आपसे जो संधि से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन 2-1 पूछ ले जाते हैं, लेकिन उसका विशेष रूप से महत्व नहीं है। यह जो आपका मुख्य रूप से दरोगा परीक्षा, पुलिस, लेखपाल, आपका ग्राम विकास अधिकारी, ये इस टाइप के एग्ज़ाम जो होते हैं वनडे एग्जामिनेशन, वहाँ पर सम्मिलित है। तो हम आपको संधि समास, रस छंद और अलंकार के अंतर्गत किस प्रकार की टैक्टिक्स के साथ आपको हम क्लास पढ़ाते हैं, जिससे कि बातें पूरी स्पष्ट हो जाएं और हमारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं वह भी पूरी तरह से सही हो जाएं। तो इसमें हम लोग पहला शुरू करते हैं संधि। बच्चों आप नोट्स न बनाइएगा, आप केवल ध्यान से सुनिए। ये हम अपने सामान्य हिंदी के प्रत्येक जो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हमारे अध्याय हैं, वहाँ किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बस ये बातें हम साझा कर रहे हैं। तो संधि में देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा है 2 वर्णों के मेल या योग, 2 वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न होने वाले, 2 वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न होने वाले रूप परिवर्तन, या इसे हम कह दें विकार। बच्चों जो शब्द होता है विकार, इसका आशय होता है रूप परिवर्तन। शब्द रूप परिवर्तन करता है वह कहलाता है विकारी शब्द, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह कहलाता है अविकारी शब्द, जो कि परस्पर विलोम हो जाते हैं। जो परिभाषा जब हम लिखते हैं तो उसे डबल इनवर्टेड कामा में, और लास्ट में जहाँ हमारी बात समाप्त हुई वहाँ पर पूर्णविराम के बाद डबल कामा क्लोज करते हैं। 2 वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न होने वाले रूप परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। बच्चों परिभाषा को ही ध्यान देना। यहाँ कह रहा है 2 वर्ण जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे, उनके मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा, अर्थात जो एक नया शब्द बनेगा, उस शब्द में ये पूर्व के 2 वर्ण मिल करके जो रूप परिवर्तन करते हैं, उसी रूप परिवर्तन को संधि कहा जाता है। बच्चों ये जो संधि शब्द का अर्थ है जोड़,
अर्थात यहाँ पर दो वर्ण परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ये हमारा प्रथम शब्द है और इधर द्वितीय शब्द है। इसे पहला शब्द कर दिए बच्चों और इसे हम कर दिए दूसरा शब्द। यह जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण संधि के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो है, जो पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों में होगी संधि। इन दोनों जब एक दूसरे से मिल करके कुछ अपना रूप परिवर्तन करते हैं तो एक नया शब्द बनाएंगे। नया शब्द जो बनेगा तो उसे कहेंगे संधि। ये हमारी परिभाषा जो याद करनी, ऐसे याद करनी। संधि के अंतर्गत, संधि हमने बताया दो वर्णों के मेल से अथवा योग से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इस बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं? वह कि संधि के अंतर्गत जो प्रथम शब्द होता है उस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण परस्पर एक दूसरे से जुड़कर रूप परिवर्तन करते हैं। अब बच्चों देखो, अब बात आ गई संधि के भेद या प्रकार। संधि के भेद या प्रकार। बच्चों आप जानते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जब तीन है तो यहाँ पर और लगा देते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग होता है बच्चों, ध्यान देना, ब नहीं होना चाहिए। विसर्ग संधि। अभी हमने क्या बताया परिभाषा में कि जो है संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है स्वर संधि। तो इसमें जो होता है स्वर संधि के अंतर्गत, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए प्रथम शब्द है हमारा, ये हो गया प्रथम शब्द, इधर द्वितीय शब्द हो गया। यह जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। और इसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह जो स्वर होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। तो ये दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। इनके मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा उसे कहते हैं स्वर संधि। तो इसे और ज़्यादा सरल शब्दों में कैसे बोलेंगे? दो स्वर वर्णों के परस्पर योग से जो रूप परिवर्तन अथवा जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो बच्चों देखो, उसके बाद व्यंजन संधि में सेम यही बात। इसके अंतर्गत प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह जो व्यंजन होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों के मेल से, दोनों के योग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर तीसरे वाले में यहाँ पर भी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है विसर्ग होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों के योग से जो रूप परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक कॉमन बात है कि हम जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में जो शब्द पूछा गया हो, पहले हम देखें कि उस शब्द का जो संधि विच्छेद क्या है। जब हम शब्द का संधि विच्छेद कर देते हैं तो जो प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द में दिखाई देगा। तो जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह यदि स्वर हुआ तब तो आंसर होगा स्वर संधि।
ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर, दोनों स्वर चाहे हिरस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों समान स्वर हो चाहे भिन्न स्वर हो, कुछ भी, चाहे हिरस्व चाहे दीर्घ चाहे संयुक्त किसी प्रकार के हों, अर्थात दोनों अगर स्वर हैं, दोनों स्वर हैं तो उनके मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा वह कहलाएगी स्वर संधि। दूसरे वाले में प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए जो शब्द पूछा गया, हम उस शब्द का संधि विच्छेद किए, विच्छेद करने के बाद प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है यदि व्यंजन दिखा तो आंसर हो गया व्यंजन संधि। वही क्रम हम लोग पूछे गए शब्द का संधि विच्छेद किए। संधि विच्छेद करने के पश्चात हमने देखा कि जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है विसर्ग, तो आंसर होगा विसर्ग संधि। लेकिन बच्चों केवल यहीं से काम नहीं चलने वाला है। ये तो जनरली अगर मान लीजिए हमें किसी भी शब्द जिसमें कि संदेह है वहाँ पर हमें विच्छेद करने की कला से हम पूर्ण रूपेण परिचित हैं, तो विच्छेद कर हम ये तो कंफर्म कर लेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो यहाँ पर जो व्यंजन और विसर्ग में जैसे ही हम शब्द का संधि विच्छेद किए तो हम क्लियर हो जाते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। किंतु स्वर संधि में थोड़ा हमको और गहराई में जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम पहला लिख दिए स्वर संधि। स्वर संधि तो मैंने अभी परिभाषित किया कि यहाँ पर इसमें जो होता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उन्हीं दोनों के बीच में संधि होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह जो स्वर होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, चाहे दोनों समान स्वर हों, चाहे दोनों भिन्न स्वर हों, चाहे एक हिरस्व हो चाहे दूसरा दीर्घ हो, कुछ भी हो, चाहे इधर दीर्घ हो चाहे उधर हिरस्व हो, अर्थात शर्त यह है कि दोनों स्वर ही होने चाहिए, तब उसका उत्तर होता है स्वर संधि। बच्चों आपको पता है कि स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। इसके कुल 5 भेद हैं, 5 भेद। हम लोग इनके नाम लिख लें। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर सबके बाद हम कामा लगाते जाएंगे। उसके बाद गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरे क्रम पर वृद्धि स्वर संधि। चौथे क्रम पर यण, यहाँ पर जो है अड़ के नीचे हल लगाते हैं, इसे हल कहा जाता है। बच्चों जब वर्णमाला पढ़ाएंगे आप देखते होंगे वीडियो में टीचर लोग बोलते हैं हलंत, तो इसे कहे कहते हैं हलंत, हल धन अंत, अर्थात जिसके अंत में हल लगा हो तो इसका मूल नाम है अर्थात सही नाम है हल। इसे हलंत नहीं कहते क्योंकि जो अंत में लगा होता है इसलिए यह होता है हलंत, लेकिन इसको संबोधन के लिए हम कहेंगे हल। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वीं होती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसके आगे और लगा दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में आप जो परिभाषित आप कर लेते हो पहचान के लिए कि जो पूछे गए शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तब तो वह जो स्वर संधि होगी। लेकिन अब उस स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ आपको सबकी पहचान सबके रूल पढ़ने पड़ते हैं, तो फिर होता है स्पष्ट। तो यह क्रम जो हम चैप्टर में आएंगे तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम आपको केवल अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितने भी भाग हैं, जितने भी अध्याय हैं, उसको किस रूप स्वरूप में आपको पढ़ाएंगे वह बात हम बता रहे हैं। जैसे बच्चों देखो, जैसे ये हमारा है दीर्घ स्वर संधि,
दीर्घ स्वर संधि का परिणाम होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। गुण संधि का होता है ए, ओ, अर। वृद्धि संधि का होता है ऐ, आओ। यण संधि में य यहाँ पर हल लग जाएगा, य, व, र। आयाद में अय, आय, अव, आव, आओ। बच्चों देखो, तो जब हम पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, इसकी पूरी पहचान, तो एट लास्ट एक हम आरेख बना करके यही पांचों भेद इसके लिख करके फिर इस पांचों भेद का परिणाम क्या होता है जो हमने लिखा। दीर्घ स्वर संधि में क्या रहेगा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उरी। ये कहाँ पाएंगे हम, जब हम जो संधि विच्छेद करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे इसके नियम को वहाँ पर फॉलो करेंगे, देखेंगे तो उस तरह से। जैसे कह रहा है विद्यालय, अब आपको यही अगर याद है, कह रहा है विद्यालय, बिना आप जो संधि विच्छेद के बिना एक भी सेकंड जाया कि आप तुरंत बता देंगे विद्यालय, वहाँ पर आ की मात्रा लगी है, ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। जैसे पृथ्वी स, बड़ी की मात्रा लगी है, दीर्घ स्वर संधि। भानुदय, बड़ा ऊ लगा है, दीर्घ स्वर संधि। पितृण, मातृण, ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। इस तरीके से कोई भी आप शब्द बोलो, जैसे कह रहे सदैव, ऐ की मात्रा लगी है, ये हो गया परमौषध, औ की मात्रा लगी है। एक आ रहा है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक आप जो है ध्वनि रूप में लिख लेंगे तो ये वहाँ पर दिखाई देगा, ये एक नीचे हल दिखाई देगा, आप तुरंत लगा देंगे। अन्वय, तो ये चीज़ें जब आपको हम बताएंगे तो इसके पूरे नियम के आधार पर हम अपनी बात स्पष्ट करने के बाद आपको ट्रिक के रूप में यहाँ पर बताएंगे आप स्वर संधि कैसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद जो हमारी व्यंजन और विसर्ग संधि होती है बच्चों, वहाँ पर नियम बहुत हैं, वह जो नियम हमको भयभीत कराते हैं, लेकिन हमको उन सब नियमों को रटना नहीं है। हमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में यदि हमें पूछे गए शब्द का अगर संधि विच्छेद करने की कला में हम माहिर हैं तो हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि संबंधी उत्तर कभी भी गलत नहीं होता, बस कुछ विच्छेद करने आना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, जैसे कह रहा है जगदानंद, अब हमें जो संधि विच्छेद करने आता रहे, संधि विच्छेद जगत धन आनंद, जब आप संधि विच्छेद आप करेंगे, जब इसको पूरा समझ जाएंगे तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रथम शब्द और ये द्वितीय शब्द। ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर तक नीचे हल, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। अभी आपने बताया कि जो व्यंजन संधि के अंतर्गत जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो व्यंजन होना चाहिए, और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों के योग से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मैं जो व्यंजन संधि में हमें जो हमारी किताबें या नोट्स या हम मैटर कहीं से प्राप्त करते हैं, जो अपना भांत प्रकार की ट्रिक देते हैं। ट्रिक भी देखो बच्चों, ट्रिक की भी लिमिट होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हर अध्याय के जो उप अध्याय उसके भाग अनुभाग में हम जो है ट्रिक ही बनाते चले गए, तो जो लास्ट में हमारे पास जो टाइम ऑफ टर्बुलेंस यह हो जाएगा कि कुल हमने कितनी संख्या में ट्रिक्स बनाई और ये ट्रिक कहाँ पर होती है अप्लाई। तो पहले तो यही हम याद करें कि हम कितनी ट्रिक बनाए, तो इसलिए सब जगह ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने विवेक से, विवेक मीन्स सूझबूझ, अर्थात हमारी सूझबूझ जो होती है, हम उसके आधार पर चीज़ों को समझ कर जब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यथा स्थान यथासंभव जहाँ जहाँ चीज़ें वृहद हैं वो हम जो दृष्टिकोण विकसित किए, तो हम जो दृष्टिकोण को हम जो सन्निहित करने के लिए, सजोने के लिए, वहाँ पर जो ट्रिक
एक व्यवस्थित करके दिमाग में विकसित कर लेते हैं। लेकिन वह हमारी ट्रिक तब काम आती है जब पहले कॉन्सेप्ट में याद रहता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, चाहे आप ट्रिक बनाएं चाहे न बनाएं, इसका कोई विशेष मायने नहीं है। मैं तो ट्रिक वाली मेथड के लगभग खिलाफ भी हूँ और खिलाफ भी नहीं हूँ। मतलब न्यूनतम ट्रिक होनी चाहिए, अधिकतम ट्रिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ न्यूनतम ट्रिक्स होने चाहिए। तो इसी तरीके से फिर हम जो विसर्ग में आ जाते हैं, तो वहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर चाहे व्यंजन, दोनों के योग से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे शब्द कह दिया निर्भय। बच्चों आप इसका संधि विच्छेद करोगे, यहीं पर जो र है, जहाँ का उच्चारण र का जहाँ पर हो रहा है पर आप विसर्ग लगाएंगे। निह धन भय। इसे आप जो ध्वन रूप में जब लिखते हो तो यहाँ पर र के नीचे हल हो जाता है। र के नीचे जब हल होता है तो हल का मतलब है यहाँ पर अस्वर नहीं है, अस्वर का अभाव है। ये आप वर्णमाला में पढ़ेंगे। ये वर्णमाला जो आप पढ़ोगे, जो कि हमने पहले दिन जो अपने सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम भाग 1 में जो आपसे हम बातें अपनी साझा किए, तो वहीं पर आप जो वर्णमाला पर जितना बृहद रूप से, जितना सूक्ष्म रूप से आपकी पकड़ होगी, आगे चलकर संधि समास उतनी बढ़िया तरीके से आपको तैयार होगा। तो यहाँ पर र के नीचे हल होता है। र पूरा कब होगा? जब पाएगा अ स्वर को। तो यहाँ पर अस्वर है नहीं, इसलिए र चला जाता है भ के ऊपर, विसर्ग लुप्त हो गया, शब्द बन जाता है निर्भय। तो जो कुल मिलाकर के हम आपको जो है संधि के विषय में आपसे 5 मिनट की चर्चा, तो हम इसी क्रम में चीज़ों को पढ़ाएंगे। यह जब पार्ट पूरा समाप्त होगा तो लास्ट में लगभग जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 50-60 शब्द, जो कि एक शब्द में कई शब्द निहित होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वर्ड्स उसे निहित होंगे, उसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो उसके आधार पर 10-15 शब्द अपने आप संधि विच्छेद उससे हो जाते हैं। उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं समास में। समास हम आपसे बच्चों जनरली केवल कर रहे हैं चर्चा। समास मैंने देखा है कि जो भी सामान्य हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक है, उसमें से 90% लोग जब अपने पाठ्यक्रम का आरंभ करते हैं तो उनकी पहली हेडिंग होती है संधि समास रचना और अलंकार। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई टीचर पहले दिन अगर संधि समास रस छंद अलंकार से अपनी बात को आरंभ करेगा तो वहाँ पर वर्ण का जिक्र होगा, हिरिस दीर्घ संयुक्त स्वर, फिर आगे जब वो आएगा समास में वहाँ पर विशेष विशेषण कारक इत्यादि के जिक्र होंगे। तो यह सब सीक्वेंसेस अर्थात जो है किसी पाठ्यक्रम को किस सीक्वेंस ऑर्डर में समायोजित करके वो अपने छात्रों को पेश किया जाना चाहिए। यह जो एक गुरु की सबसे विशिष्ट उसकी खूबी होती है। इसी बात पर हम लोग अपना वर्क करते हैं। आप देखे होंगे बच्चों, चाहे जिस किसी भी विषय वस्तु का टीचर हो, वह जो सीक्वेंस मेंटेन करके जब बात करता हुआ जाएगा तो वहाँ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है उसके ब्रेन में उसका एक फ्रेम बनता है। जब एक जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में बात आगे रहेगी तो वहाँ पर फिर से रिवाइंड करने के लिए जब उसका ब्रेन फिर से पीछे की ओर मूव करता है तो चीज़ें अपने आप से स्पष्ट हो जाती हैं। इसमें समास में देखो बच्चों कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसके आउटलाइन बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर सबसे पहले समास की परिभाषा के बारे में जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद शब्द इसमें हम पाएंगे ये होता है सामासिक पद। सामासिक पद, इसी सामासिक पद को कहते हैं या समस्त पद, या समस्त पद। उसके बाद समास में विग्रह। समास में विग्रह, जैसे बच्चों हम लोग संधि में विच्छेद करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कौन सी संधि है, वैसे समास में विग्रह होता है तो स्पष्ट होता है कौन सा समास है। उसके बाद समास में प्रधान खंड एवं गौण खंड
प्रधान खंड एवं गौण खंड। उसके बाद फिर हम पॉइंट बनाते हैं संधि और समास में अंतर। ये आपकी समझ के लिए हम यहाँ पर करते हैं संधि एवं समास में अंतर। संधि एवं समास में अंतर, और लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं अभ्यास प्रश्न। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब आप समाप्त करते हैं तो जो तुरंत का तुरंत जब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, किस रूप में पढ़ा, वो रिवाइंड करने के लिए, उसे रिफ्रेश करने के लिए फिर से हम चीज़ों को जब सोचते हैं तो कहाँ पर सोचेंगे, उसी अभ्यास प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो पहला पॉइंट है परिभाषा, हम इस पर जिक्र करने चल रहे हैं समास की परिभाषा। बच्चों खूब ध्यान से देखिएगा, अभी परिभाषा हम आपको इसकी 3-4 लाइन की लिख देंगे, तो इसे रट कर आप याद करते रहिए, जीवन पर्यंत याद नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ शब्द आपसे छूट ही जाएंगे। अभी आप परिभाषा हम लिख रहे हैं, फिर किसी भी सामासिक पद का विग्रह करके उसी विग्रह को आपको दिखा रहे हैं, परिभाषा आपको तुरंत याद हो जाएगी। पहले परिभाषा लिख रहे हैं, आप लिखेंगे नहीं, ध्यान सुनिएगा। किसी भी सामासिक पद, किसी भी सामासिक पद, बच्चों देखो, चाहे हम कहें पद चाहे कहें शब्द, एक बार हम लिख दे रहे हैं दोनों, किसी भी सामासिक पद या शब्द। अभी हमने बताया कि आप इसे समस्त पद भी कर सकते हैं, समस्त पद या समस्त शब्द, किसी भी सामासिक पद या शब्द में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद कहिए या शब्द कहिए, 2 या 2 से अधिक पद या शब्द होते हैं। बच्चों किसी भी सामासिक पद या सामासिक शब्द में या समस्त पद में 2 या 2 से अधिक पद या शब्द होते हैं। वे परस्पर, मतलब एक दूसरे से, वे परस्पर कुछ शब्दों या कहीं शब्दों या शब्दांशों, वे कुछ परस्पर शब्दों या शब्दांशों के द्वारा जुड़े होते हैं। जब उन शब्दों अथवा शब्दांशों का जिससे जुड़े हुए हैं, जब उन शब्दों या शब्दांशों का एक शब्द पर बच्चों ध्यान देना, मात्रा वगैरह एकदम शुद्ध लिखनी है। विद्यार्थी चाहे वनडे का हो चाहे सिविल का हो, हिंदी में विशेष रूप से जिसको मात्रा पर पकड़ हो गई, अर्थात शब्द रचना पर जिसकी पकड़ हो गई, जिसको जो स्वर व्यंजन उसके मात्रा रूप का सही समायोजन उस शब्द के आधार पर क्या होता है, जिसको ये चीज़ सुस्पष्ट हो गया, उसी को जान लो हिंदी व्याकरण तैयार हुआ। जब उन शब्दों या शब्दांशों का लोप हो जाता है, लोप मतलब डिसअपीयर, विलुप्त, जब उन शब्दों या शब्दांशों का लोप हो जाता है, यहाँ पर कामा लगा दीजिए, तब एक स्वतंत्र पद बनता है। स्वतंत्र पंचमाक्षर का प्रयोग कहीं नहीं करना है बच्चों, हिंदी पंचमाक्षरों का प्रयोग नहीं होता, आपको वर्णमाला बताएंगे हम। तब एक लोप हो जाता है, तब एक स्वतंत्र पद बनता है, और अब यही ध्यान दीजिएगा, और उसके बनने में जो संयोग होता है, उसे समास कहते हैं, ये देखिए परिभाषा में कुल इतने वाक्य हो गए। देखो बच्चों, किसी भी सामासिक पद या शब्द या समस्त पद या समस्त शब्द में 2 या 2 से अधिक पद या शब्द होते हैं।
वे परस्पर कुछ शब्दों अथवा शब्दांशों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब उन शब्दों या शब्दांशों का लोप हो जाता है तब वे एक हो जाते हैं, अर्थात एक स्वतंत्र पद बनता है और उसके बनने में जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। इस बात को आप अभी हम मेरे द्वारा सुने, आप इसको जब कभी लिखकर दोहराएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक सामासिक पद लिख रहा हूँ, उसका विग्रह हम करेंगे, उसी विग्रह पर आप परिभाषा इसको याद कर लेंगे। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, एक लिख दिया सामासिक पद चौराहा, एक लिख दिए कन्या विद्यालय, एक लिख दिए पीताम्बर। बहुत विवादित शब्द होता है, इस पे जो हम आएंगे जिक्र करेंगे। ये जो किस परीक्षा में पूछे जाने पर कौन सा ऑप्शन इसका सही माना गया है, इस पर भयंकर विवाद है। चौराहा ये क्या है? ये हमारा सामासिक पद है, सामासिक पद या कहिए समस्त पद। और इसका विग्रह रूप तीनों का सामने लिख दे रहे हैं। जहाँ चार राहें मिलती हों, जहाँ चार राहें मिलती हैं, वही होता है चौराहा। विद्या, यहाँ पर कन्या विद्यालय, तो इसका विग्रह हो गया कन्या के लिए विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। विद्यालय शब्द लिखने में यहाँ जो ब नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। पीताम्बर, इसका हो गया पीत है अंबर जिसका, पीत है कम, अंबर में आप पंचमाक्षर नहीं लगाएंगे, अंबर जिसका। बच्चों, पंचमाक्षर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया? ये इनके विग्रह रूप हो गए। अब बच्चों ध्यान से बात देखना, हम आपसे बताना क्या चाह रहे हैं आपको। अब एक बार हम बैक आकर परिभाषा फिर पढ़ा दे रहे हैं आपको। किसी भी सामासिक पद में दो या दो से अधिक पद या शब्द होते हैं, वे परस्पर कुछ शब्दों अथवा शब्दांशों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब उन शब्दों अथवा शब्दांशों का लोप हो जाता है तब एक स्वतंत्र पद बनता है, जिसे सामासिक पद कहते हैं, और उसके बनने में जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये आप परिभाषा पढ़ रहे हैं हम, और इसको कैसे समझाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है चौराहा, ये क्या है? सामासिक पद। इसमें जो मूल शब्द है क्या है? चौराहा, चार राहें, यही दो मूल शब्द है। बाकी जहाँ मिलती हैं, यह जो सहायक शब्द है ताकि विग्रह रूप को दर्शा पाएँ। तो यह क्या हो गया? सामासिक पद। परिभाषा ध्यान दीजिए, अभी आपने समास क्या लिखी परिभाषा? किसी भी सामासिक पद में दो या दो से अधिक पद होते हैं, वे दो या दो से अधिक पद परस्पर अर्थात एक दूसरे से कुछ शब्दों अथवा शब्दांशों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब उन शब्दों अथवा शब्दांशों का लोप हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, फिर से दोनों एक हो जाते हैं। वह जो एक होगा क्या कहलाएगा? वह आप कहलाएगा स्वतंत्र पद। उसके एक होने में जो संयोग होता है उसे कहते हैं समास। ध्यान दीजिएगा। दूसरा फिर देखिए, यह है शब्द है कन्या विद्यालय। कैसा शब्द है? सामासिक पद, अर्थात इसमें दो या दो से अधिक शब्दांश जुड़े हुए हैं। इसका विग्रह करते हैं कन्या के लिए विद्यालय। तो यहाँ पर जो इसके दो पद हैं वो कौन कौन से? एक कन्या, दूसरा विद्यालय। बीच में के लिए शब्द सपोर्टेड आया है ताकि उसके विग्रह रूप को दर्शा पाएँ। तो कन्या के लिए विद्यालय। अब जरा परिभाषा इसको देख बोलिए। किसी भी सामासिक पद में दो या दो से अधिक पद होते हैं, वे दो या दो से अधिक पद कुछ शब्दों अथवा शब्दांशों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब उन शब्दों अथवा शब्दांशों का लोप हो जाता है तब वे दोनों फिर परस्पर एक हो जाते हैं, जिसे हम स्वतंत्र पद कहते हैं, और उसके बनने में जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। बच्चों हम क्षमा चाहेंगे, मेरी आँख में पसीना चला गया।
उसके बाद देखिए जहाँ हमने लिखा है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, दो ही मूल शब्द हैं, एक पीत दूसरा अंबर। अब इस पीत अंबर जो मूल शब्द है, मूल पद है, इसको दिखाने के लिए बीच में है आया जिसका, फिर है और जिसका हम लोप करा देंगे, फिर दोनों एक हो जाएगा, बन जाएगा पीतांबर। फिर इसके दोनों को के एक होने में जो संयोग होता है उसे कहते हैं समास। अब बात आती है कि इसका विग्रह रूप, समास का विग्रह रूप। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी सामासिक पद में जो दो या दो से अधिक पद आए हुए होते हैं, उन्हीं दो या दो से अधिक पदों को पृथक पृथक रूप से दिखाना समास में विग्रह कहलाता है। हमने ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये हो गया हमारा सामासिक पद चौराहा, तो हमने कर दिया जहाँ चार राहें मिलती हों, तो इसमें मूल पद क्या है, एक चार दूसरा राहें। इन्हीं दो पद को हम स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए जब इसे दिखाते हैं तो ये कहलाता है समास में विग्रह। परिभाषा क्या हुई, किसी भी सामासिक पद में दो या दो से अधिक पद होते हैं, उन्हीं दो या दो से अधिक पदों को पृथक पृथक रूप से दर्शाना समास में विग्रह कहलाता है। उसके बाद फिर यह प्रधान खंड, खंड में भी अनुस्वार लगाएंगे, प्रधान खंड और गौण खंड, प्रधान खंड और गौण खंड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये प्रधान खंड जब किसी सामासिक पद का हम विग्रह करते हैं तो उसके जो दो या दो से अधिक पद हैं वो हमको दिखाई देते हैं। यह जो दो पद हमको दिखाई देंगे वह यह पहला वाला होगा, कहेंगे प्रथम खंड, या इसे कहेंगे पूर्व पद, प्रथम खंड या पूर्व पद। और दूसरा वाला जो है इसे कहेंगे द्वितीय खंड या उत्तर पद, उत्तर पद। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो उसके जो दो पद विग्रह करने पर दिखाई देंगे, उसमें जो पहला वाला होता है वह कहलाता है पूर्व पद या आपका ये प्रथम खंड, द्वितीय वाला जो होता है वह कहलाता है द्वितीय खंड या उत्तर पद। अब देखिए बच्चों, किसी भी सामासिक पद का विग्रह करने पर उसका जो प्रथम खंड अथवा द्वितीय खंड में जो वह सामासिक पद दिखाई देगा, जब उसका हम करेंगे विग्रह तो हम देखेंगे कि विग्रह करने के पश्चात अर्थ का मुख्य रूप से जोर किस पर पड़ रहा है, अर्थ का मुख्य रूप से जोर किस पर पड़ रहा है, जोर मीन्स बल, अर्थ का मुख्य रूप से किस पर जोर पड़ रहा है, जिस पर जोर पड़ेगा वह कहलाएगा प्रधान खंड, जिस पर जोर नहीं पड़ेगा वह कहलाएगा गौण खंड। अब इसको एक लाइन बोल दें, किसी भी सामासिक पद का विग्रह करने पर उसके दो या दो से अधिक खंड जो दर्शित हो जाते हैं, उसमें जो पहला वाला खंड होता है जिसे कि पूर्व पद कहते हैं और बाद वाला खंड होता है उत्तर पद। सामासिक पद का विग्रह करने पर उसके जिस खंड पर मीनिंग अर्थात अर्थ का मुख्य रूप से जोर पड़ता है उसे कहते हैं प्रधान खंड, और जिस पर अर्थ का जोर नहीं पड़ता उसे कहते हैं गौण खंड। यह जो है प्रधान खंड और गौण खंड के आधार पर ही समास के चार भेद हैं। अब यहाँ से भेद शुरू हो जाता है, तो यह मूल कॉन्सेप्ट, चूँकि जैसे मान लीजिए अब इसके भेद पर हम आ जाएँ, भेद भी लिख दे तब आप समझाते हैं। ये प्रधान खंड और गौण खंड के आधार पर समास के चार भेद हैं, समास के चार भेद हैं। देखिए बच्चों, जिस समास का पूर्व पद मतलब प्रथम खंड, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान मीन्स अर्थ का उस पर जोर पड़े, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसी का जस्ट विपरीत
जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कामा लगाते जाइए। तीसरा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मीन्स बच्चों अर्थात अर्थ का मुख्य रूप से जोर दोनों पर पड़े। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, बच्चों ध्यान से देख लो, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। आप आज इस मेरे वीडियो को सुनने के पूर्व किसी भी हिंदी के पढ़ाने वाले टीचर का आप वीडियो, ऑनलाइन में वीडियो सुने होंगे, ऑफलाइन में उसकी क्लास देखे होंगे। वह जहाँ जहाँ ये शब्द द्वंद्व लिखा होगा, हमें नहीं कर रहे, नहीं जानता लिखा कैसे होगा, ऐसे लिखा होगा बच्चों, द्वंद्व लिखा होगा। शब्द गलत है, द्वंद्व होता है। इसका इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्द इसका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शन इन बिटवीन टू। द्वंद्व, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, दो की बात कर रहा है, अर्थात पेयर में होते हैं माता पिता, घर आंगन, पाप पुण्य और दही बड़ा, इस तरह के शब्द द्वंद्व समास। और चूंकि चार भेद हैं तो उसके बाद और लगा दिए। अब यहाँ पर क्या है, जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर, जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य, जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद के प्रधानता का बोध कराएं। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद के प्रधानता का बोध कराएं, मतलब शो करें, वह होता है बहुब्रीहि समास। इसको भी लोग लिखते हैं बहु, फिर वह है, वह मेरा, बड़ी की मात्रा है पर छोटी की मात्रा, बहुब्रीहि समास होता है। मात्रा पर विशेष ध्यान देना बच्चों। तो देखो, अभी मैंने बताया प्रधान खंड, गौण खंड। किसी भी सामासिक पद का विग्रह करने पर उसके जो दो पद अथवा दो खंड दिखाई देते हैं, उन दो पद और दो खंड में से जिस पद खंड पर अर्थ का मुख्य रूप से जोर पड़ता होता है प्रधान खंड, और जिस पर जोर नहीं पड़ता होता है गौण खंड। यही कॉन्सेप्ट इस समास में, अर्थात उसके प्रधान खंड अथवा गौण खंड के आधार पर समास के चार भेद हैं। जैसे कोई सामासिक पद है, हम उसका विग्रह किए, उस सामासिक पद का विग्रह करने पर यदि उस समास का पहला वाला पद प्रधान दिखा तो हो गया अव्ययी भाव, दूसरा प्रधान दिखा तो हो गया तत्पुरुष, दोनों प्रधान दिखे तो हो गए द्वंद्व, और दोनों प्रधान न होकर किसी अन्य की प्रधानता का बोध कराए तो हो गया बहुब्रीहि समास। बच्चों, यहाँ से जब इस पार्ट को, इस चैप्टर को हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप वहाँ पर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पूछिए क्यों दबा लेंगे? अब इसके बाद शुरू होता है समास के भेद या प्रकार, बेहद या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट। यहाँ पर समास के भेद या प्रकार हमने भेद 4 लिख दिया। तो यहाँ अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। फिर आप तत्पुरुष समास में जब आते हैं तो यहीं पर टीचर जो विचलित शुरू हो जाता। तत्पुरुष समास का भेद हुआ जो कारकों के आधार पर क्या बताता है, तत्पुरुष समास का भेद बताकर द्विगु को उसी में लाता है कि नहीं लाता है, कर्मधारय को लाता है कि नहीं लाता है। उसके बाद फिर जो है इसी पार्ट को संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 अन्य भेद भी होते हैं जिनका व्यवहार हिंदी में नहीं बल्कि उनका व्यवहार संस्कृत में होता है। तो जो जिसके भेद जितने हैं वो हमको मेंशन सब करना होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली परीक्षा में ये आपसे शायद पूछ ले कि जो है तत्पुरुष समास के संस्कृत में कुल कितने भेद होते हैं, अर्थात कितने भेद उसके कुल होते हैं, कितने संस्कृत में होते हैं और उनमें कितनों का व्यवहार हिंदी में होता है। मतलब समग्र जो इस पाठ से संबंधित जो है जानकारी वह आपको पूरी प्राप्त करनी होती है, क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछे। अब यहाँ फिर एक एक के बारे में उसकी पहचान, उसके उदाहरण, सामासिक पद वहाँ लिख कर उसका विग्रह करना। उसी विग्रह के दौरान यहाँ पर सबसे प्रमुख कला क्या होनी चाहिए, जैसे हमने लिखा था अभी कन्या विद्यालय, हमने उसका विग्रह किया। कन्या के लिए विद्यालय, विद्यार्थी यहीं पर फंस जाता है कि सर ने पढ़ाया है कि जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है
वह है तत्पुरुष। तो सर कह रहे हैं कन्या के लिए विद्यालय, यह है तत्पुरुष समास। तो बच्चों कन्या के लिए विद्यालय, यहाँ पर प्रथम खंड क्या है? कन्या। द्वितीय खंड क्या है? विद्यालय। तो जो इस पद का विग्रह करने पर जो दो शब्द दिखा, कन्या और विद्यालय, तो यहाँ पर पूर्व पद नहीं प्रधान है। प्रधान मतलब अर्थ का मुख्य रूप से जोर किस पर पड़ रहा है? बल कन्याएं पढ़ने जहाँ जा रही, विद्यालय प्रधान है। जैसे कह रसोई घर, ये जो रसोई नहीं प्रधान है, घर प्रधान है। जैसे सभा भवन अर्थात सभा के लिए भवन। जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, मतलब ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ पर गायें बांधी जाती हो, तो जहाँ बांधी जाती होगी वो होगा प्रधान। जैसे कहना देवालय, देवों के लिए आलय। जैसे कहें हिमालय अर्थात हिम का आलय, तो जो आलय है बाद वाला पद प्रधान हुआ। तो ये जो है किसी भी सामासिक पद का विग्रह करके उसके कौन से पद प्रधान होते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस की चीज़ है। जब हम जो है कुछ सामासिक पदों का विग्रह करके हम यह जानने में माहिर हो जाएंगे कि कौन सा पद प्रधान है और किस पर अर्थ का मुख्य रूप से जोर पड़ रहा है वही प्रधान है, जिस पर नहीं पड़ रहा है वह जो गौण होता है। तो हमारे लिए जो समाज के क्वेश्चन होते हैं वे सही हो जाते हैं। मूल जो कॉन्सेप्ट है इतना ही है, बाकी उसके बाद हमारे अभ्यास का क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम चर्चा किए समास के बारे में। हमने लिखा था संध समास, रस, छंद और अलंकार। अब इसके बाद इस अध्याय के तीसरे खंड अर्थात तीसरे उपखंड में हम पहुँचते हैं रस। बच्चों नाम से ही लगता है पी लिया जाना चाहिए। हाँ, ये पीना ही पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर जो साहित्य की पराकाष्ठा आ गई। ये हमारे तथाकथित जो है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, या कहिए हाई स्कूल से लेकर के जो हायर तक जहाँ हिंदी जहाँ होती है, जो भी उसके टीचर प्रोफेसर जो पढ़ाने आते हैं, या हम तो अपने जीवन के अनुभव में ये भी देखे हैं कि हमारे कोचिंग पढ़ाने वाले कुछ हिंदी के शिक्षक वे पहले दिन क्लास पढ़ाते हैं रस से। बच्चों जो भी शिक्षक अपने हिंदी अध्यापन में पहले दिन आपको संध समास, रस, छंद, अलंकार पढ़ाना शुरू कर दे, आप जान लो कि इसके अलावा बाकी उसको कुछ नहीं आता हिंदी में। चूँकि हमारा सीक्वेंस उल्टा हो गया। जब तक वर्णमाला हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम विशेष विशेषण नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कारक नहीं पढ़ेंगे अर्थात व्याकरण की जो मूलभूत बातें होती हैं वह जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें संध समास, रस, छंद, अलंकार का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कोई आपको जो गिनती न पढ़ाए और आप पहले मैथमेटिक्स का जो गुणनखंड बताना शुरू कर दे, उल्टा पुल्टा हो जाता है। चीज़ों को आपने पढ़ा लेकिन क्रमबद्ध नहीं होता। रस में देखिए, ये जो भरत मुनि विद्वान थे, ईसा की अर्थात ये जो प्रथम शताब्दी, बच्चों हम हिंदी के साथ हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे जो हिस्ट्री वाले होते हैं वहाँ पर ईसवी सन और ईसा पूर्व के बीच का कॉन्सेप्ट क्या होता है उनको हम बताते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर करना उचित नहीं है। ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास एक विद्वान थे जिनका नाम था भरत मुनि। यूँ हम कह लें भरत मुनि नहीं होते तो यह रस वाला चैप्टर नहीं होता, तो कम से कम पाठ्यक्रम में एक पाठ की कमी हो जाती। क्योंकि हम जो प्रतियोगी छात्र हैं ना, ये जो नित्य प्रति जो शोध होता रहता है, मतलब पाठ्यक्रम के उपखंड उपभाग बढ़ाए जाते रहते हैं, बढ़ाए जाने से परीक्षाओं में नए नए क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये एक बर्डन क्रिएट होता है। लेकिन उसी क्रिएटिंग बर्डन से ही कौन विद्यार्थी कितना तीक्ष्ण है, कितना बुद्धिलब्ध है, इसके बीच में भेद और विभेद भी किया जाता है। तो इसलिए ठीक है। तो मैंने बताया भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, नाट्यशास्त्र ग्रंथ। नाट्यशास्त्र ग्रंथ, इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने जाने अनजाने में एक शब्द लिख दिया। ध्यान देना बच्चों, लिख रहे हैं वो जो शब्द बड़ा होगा काफ़ी।
देखिएगा, विभावानुभाव एक में ही लिखना है सब, अभी आप लिखेंगे नहीं, केवल ध्यान दीजिए, सुनिए। विभावानुभाव, व्यभिचार, ये आधा व है, व्यभिचार, संयोगाद्रस, संयोगाद्रस, विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस, निष्पत्ति है, निष्पत्ति है। डबल कमा हम बंद कर रहे हैं तो रूल होता है प्रोग्राम के बाद बंद किया जाता है, बच्चों ध्यान देना। एक भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिख दिया, ऐसे ही बड़ा सा शब्द विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस, निष्पत्ति है। अब इसमें देखा गया कि इसमें कौन कौन से शब्द समाहित हैं, ध्यान देना बच्चों। ये शब्द है विभाव, फिर इसके बाद अ है, दूसरा हो गया अनुभाव, अनुभाव, तीसरा देखिए क्या है, व्यभिचारी, व्यभिचारी को ही कहते हैं या कहिए संचारी। चूँकि हम बार बार जब शब्द प्रयोग करेंगे तो दूसरा वाला ज़्यादा बोलते हैं, व्यभिचारी नहीं बोलते। ये हमारे परस्पर जीवन शैली के लिए भी अच्छा शब्द नहीं होता। बच्चों समझ रहे होंगे हमारा इशारा, यही सब बात समझते हो आप। व्यभिचारी, संचारी, तो जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। ये कह रहे हैं भरत मुनि, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब निकलता है, रस की निष्पत्ति होती है। इसी क्रम में तुरंत जो है कंफ्यूज करा दिए। फिर ये दूसरे पार्ट क्या कह रहे हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव जहां, अब एक नया शब्द लेकर आ गए, स्थायी भावों के साथ। फिर क्या कह रहे हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव जहाँ स्थायी भावों के साथ। साथ शब्द है अनुकूलता, अनुकूलता के साथ अनुकूलता ग्रहण करते हैं, अनुकूलता ग्रहण करते हैं, वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों देखो, अब हम ध्यान से देखेंगे तो जो भरत मुनि की इस परिभाषा में 4 शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन, इसमें आप देखिए, विभाव, अनुभाव, इसे आप बोलिए छोड़ दीजिए, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब पूरा रस पढ़ने के लिए जो भी विद्यार्थी विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव का कॉन्सेप्ट जान लिया तो उसके रस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और इसका मर्म जो नहीं जान पाया, फिर उसके बाद हूबहू जो उदाहरण है उसको रटे, उसको पढ़े, लेकिन वह तो हूबहू पूछा नहीं जाएगा, उसी से मिलता जुलता दूसरा पूछा जाएगा, तो वहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाया करती हैं। तो बच्चों देखो, तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो ये क्या होता है विभाव, क्या होता है अनुभाव, क्या संचारी, क्या स्थायी भाव, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट बता दें आपको इसको हम। पहला है विभाव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रस को उदित एवं उद्दीप्त शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उद्दीप्त, शुद्ध सुन करके शुद्ध लिखना, उद्दीप्त। थोड़ा इंग्लिश का शब्द लिख देंगे ज़्यादा स्पष्ट होगा। स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। बच्चों देखिए, हम पढ़ाते हैं हिंदी, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश भी हम जानते हैं, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बॉटनी से मस्सी तक वह इंग्लिश मीडियम में हुई है। ये जो दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, कि जीवन का खेल कहें, कि मेरा आपका मेल कहें, हम नहीं जानते क्या कहें। बस मेरी आपकी मुलाकात होनी थी, तो तुम्हारे पूर्व के विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन में मिले, जाने अनजाने ऑनलाइन के थ्रू कुछ नए छात्र भी हमसे जुड़ेंगे और उनको जुड़ना ही चाहिए। तो इस कारण से अपनी बैकग्राउंड रही है इस तरीके से, तो ही आप में हम करते हैं शेयर।
नित्य प्रति कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। आज जो पढ़ाए इस पर एक स्व मूल्यांकन करते हैं। फिर उसको सोचा जाता है कि यदि हमें इसी अध्याय को पुनः अगर पढ़ाना हो तो इसमें कौन कौन सी खामियां रह गई, किन किन बातों को और वहाँ पर समाविष्ट किया जाना था, जो कि जाने अनजाने में हमसे वहाँ पर चूक हो गई। तो जो शिक्षक वही होता है बच्चों, जो कि अपना मूल्यांकन करता रहे। रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए। रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाले कारक कहिए, चाहे कहिए सामग्री, चाहे कहिए अवयव, चाहे कहिए कुछ भी कहिए, या कहिए तत्व, रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाले कारक या सामग्री विभाव कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, विभाव के दो भेद हैं। पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। इसी दो शब्द को विशेष ध्यान देना बच्चों, आलंबन और उद्दीपन विभाव। यहाँ हमने दो शब्द लिखा समझने के लिए, उदित एवं उद्दीप्त। एक तो वह रस कैसे निकलेगा, और वह जो तीव्रता को कहाँ, उद्दीपन मतलब कम या ज़्यादा दोनों शब्द आते हैं। तो यह जो है, यह इसका आलंबन जो है यह होता है रस को या कहिए स्थायी भाव को उदित करने वाले कारक, स्थायी भाव को उदित करने वाले कारक या सामग्री वे कहलाते हैं आलंबन विभाव। अर्थात जिस कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है वे कारक अथवा कारण कहलाते हैं आलंबन विभाव। लेकिन वह स्थायी भाव जो जागृत होगा वह या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, मीन्स परिस्थिति जन्यवश वो या तो तीव्र होगा या तो कम होगा। तो जो स्थायी भावों को कम या ज़्यादा करते हैं उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देकर रस की बात समाप्त करते हैं। देखिए फिर उसके बाद जब पढ़ाएंगे वहाँ पर चर्चा होगी। बच्चों देखो, सभी लोग मैच्योर हैं हम लोग, तो जैसे कहते हैं शिक्षक और गुरु शब्द पर विशेष ध्यान देना, तुरंत याद आ गया, इसको पढ़ाते समय डिस्कस करेंगे। गुरु, एक बार इसको ऐसे मोड़ते हैं। यह बच्चों ये हमें इस बात का गुरूर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसको हम बताते हैं शायद वो पहली बार सुनता है। यहाँ पर र में क्या लगा है, र में यहाँ पर लगा है छोटा ऊ, यहाँ पर क्या है र में है बड़ा ऊ। ये जो उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्या है गुरु, हल्का सा छोटा ऊ लगा है गुरु, ये क्या है गुरु। इस गुरु का मतलब होता है शिक्षक, पुरोहित, ग्रह विशेष मतलब ग्रहों की जानकारी रखने वाला। अनेकार्थक शब्द आप पढ़ेंगे, कल मैंने आपको बताया था, तो उसमें मिलता है। और इस गुरु का अर्थ होता है चांडाल। ध्यान देना बच्चों, मामला कहाँ से कहाँ पलट गया। विद्यार्थी आता है कहता है गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। तो हमसे जो लड़का ऑफलाइन पढ़ता है वो हमको गुरुजी कहता ही नहीं, कब उसकी जीभ कम मुड़े ज़्यादा मुड़ जाए, कहीं उसके ऊपर हम फायर ना हो जाएं। तो बच्चों देखो, अब मेरे पठन पाठन में चाहे लेखनी हो या चाहे उद्बोधन हो, अर्थात कहीं आप बोल रहे हैं उसका उच्चारण कर रहे हो, अगर आप हमसे पढ़े हो और आपका चेहरा अगर मेरे ब्रेन में है और आप गलत कहीं बोलते हुए, गलत कहीं करते हुए, गलत रूप स्वरूप में इनके प्रकार जाने अनजाने में मेरी आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो वहाँ पर आपके पिताजी जैसे आपको ट्रीट करेंगे उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में ट्रीट कर देंगे आपको। इस चीज़ से ध्यान देना है। तो यहाँ पर गुरु और गुरु की हम बात की, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि हम आप में चोर हैं। तो जो बातों को समझने के लिए कभी कभार हम एक दिशा अपनी जो रमणीय बना लेते हैं। रमणीय समझते हो, मनमोहक। जैसे देखिए, यह हमको बताना पड़ेगा। जैसे
यह है नायक, नायिका। बच्चों जाहिर सी बात है, नायक है तो नायिका होगी ही, नायिका नहीं होती तो नायक नहीं होता। या हम यूँ कहें कि ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अर्थात दोनों हैं तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नायक नायिका। ये यदि नायक को देख करके यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, ए बी, ध्यान दीजिएगा। यदि ए को देख करके, थोड़ा हम दूसरा ले लें कलर, यदि ए को देख करके बी के भीतर, ध्यान देना बच्चों, यदि ए को देख करके बी के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ, यहाँ पर जागृत लिखेंगे, जागृत नहीं लिखेंगे। आप वीडियो देख लेना, लोग लिखते हैं गलत शब्द, ये विशेष ध्यान देना बच्चों। शब्द जागृत, जागृत, जागरण, यहाँ पर सब शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और उसका अलग अलग वाक्य प्रयोग होता है। जहाँ जब ए को देख करके बी के भीतर स्थायी भाव जागृत हो, तो यहाँ पर ए क्या हुआ, ये हो गया आलम्बन विभाव। बच्चों विशेष ध्यान देना, यही रस का मूल कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप किताब से देखकर, मैटर देखकर तुरंत पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। और जिसके भीतर जागृत होता है वह क्या होता है, आश्रय। रस में इस पार्ट का विशेष महत्वपूर्ण है, चूंकि यह नहीं होता, जागृत होना ही नहीं देता, लाख भाव बनाए रखिए आप, उस भाव का क्या मतलब होगा, निर्भाव हो जाता। तो ए को देख करके बी के भीतर जो स्थायी भाव जागृत हुआ, इसलिए बी के लिए ए क्या हुआ, आलम्बन विभाव। परिभाषा में क्या बताए, जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं आलम्बन विभाव, और जिसके भीतर जागृत होता है उसे कहते हैं आश्रय। अब देखो बच्चों, तब यहाँ पर कुछ कारक और होंगे, जिन कारकों अथवा कारणों से वह स्थायी भाव जो जागृत हुआ है, वह जो तीव्रता को प्राप्त होगा, मतलब कम ज़्यादा होगा, वह कहलाता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। अब देखिए, अब इसको हम एकदम सरल कर दे रहे हैं। रामचरितमानस का उल्लेख जब लिया जाता है, इसमें जो है यहाँ चले श्रृंगार रस में, चले संयोग श्रृंगार में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली बार जनक वाटिका में जब राम जानकी परस्पर एक दूसरे को देखे, तो राम को देख करके, बच्चों ध्यान देना, राम को देख करके सीता के भीतर, राम को देख करके सीता के भीतर रत नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो यहाँ पर राम क्या हुए, आलम्बन विभाव, सीता क्या हो गई, आश्रय। बच्चों राम के साथ लक्ष्मण थे, जानकी के साथ उनकी अपनी सखियाँ सहेलियाँ रही होंगी। जाहिर सी बात है, एक बार प्राइमा फेसी में दोनों परस्पर जब देखे होंगे तो वहाँ पर लक्ष्मण जी कहे होंगे कि भैया थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। यही ने सखियाँ भी कही होंगी, दीदी यह व्यक्ति मनमोहक है, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो ये जो लक्ष्मण रहे और बाकी सखियाँ सहेलियाँ रहीं, प्लस जो वाटिका का जो मनोहारी दृश्य, मतलब प्राकृतिक सहचर्य, वह जो है उस रत नामक स्थायी भाव को तीव्र किया होगा। तो जो लक्ष्मण जो जानकी जी की सखियाँ सहेलियाँ थीं, वहाँ पर पुष्प वाटिका इत्यादि मनोहारी दृश्य, वह क्या था, उद्दीपन विभाव। तो कुल मिलाकर बच्चों को कहना क्या जा रहे थे, ये भरत मुनि की परिभाषा जो है विभावानुभाव व्यभिचार संगाद रस निष्पत्ति में जो हमारे शब्द हैं, इन्हीं एक एक शब्द का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब इसको हम जान लेते हैं तो वहाँ पर जो है रस के भेद में हम आते हैं, तो वहाँ पर एक एक रस को डिफाइन करते हुए उदाहरण लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर हमें उस पूछे गए प्रश्न में कौन सा रस है, उसको इसी तरीके से देखना होगा कि उसमें कौन है आलम्बन, कौन है आश्रय, कौन है उद्दीपन। इसी एक बेसिक बात पर वहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हो तो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अब यहीं पर ये हम पाठ्यक्रम को जो आपसे हम शेयर कर रहे थे, वह बात यहीं पर बच्चों हम समाप्त करते हैं। अब एक बार फिर से आपको हम दोहरा दें, चूँकि रक्षाबंधन पर्व के लिए हम भी अपने बहन के यहाँ जाने वाले हैं,
आप भी जाएंगे या आप अपने घर पर होंगे, आपकी बहन अपने घर पर होगी तो आप जो राखी वहीं पर बंधाएंगे, दूर होगी तो उसके यहाँ जाएंगे। भाई और बहन के बीच का ये जो सर्वप्रिय रिश्ता जो होता है रक्षाबंधन, इसको किसी भी शब्द सीमा में किसी भी तरीके से बांधा नहीं जा सकता। बस ये मानव संबंधों में कुछ चीज़ें होती है, वो अनुभूत की चीज़ होती है, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जाने अनजाने में कभी किसी कारणवश आपकी बहन दूर है या आप दूर हैं, अर्थात जो रक्षाबंधन में आप परस्पर एक दूसरे के पास नहीं आ पाए, तो जो एक उसकी टीस होती है, जो एक पीड़ा होती है, वहाँ उस टीस पीड़ा को किसी भी शब्द में बयां कर पाना संभव नहीं होता बच्चों। तो जो रक्षाबंधन पर्व की वजह से फिर आगे अब जो है दो तीन दिनों तक अब शायद मेरा कोई वीडियो अपलोड न हो पाए। ये हम जो पाठ्यक्रम के इस भाग में आज हम आपको रस तक बात किए और आपको यहीं पर याद दिला दें, जैसा कि हम लिख कर याद दिलाते हैं कि मेरी लाइव क्लास सामान्य हिंदी की लाइव क्लास, ये लिखते कहाँ हैं ताकि आप लिख कर किसी बच्चे को दिखा भी सकें। यह जो 6 अगस्त को शाम 4 बजे 4 से 5 हम पढ़ाएंगे बच्चों, 1 घंटा 4 से 5 आरंभ होगी। आरंभ मैंने बताया था, कार्य की पहली बार जब शुरुआत होती है शब्द लिखते हैं आरंभ। मेरा जो कांटेक्ट नंबर आपके पास है, ये वीडियो मेरा देखेंगे, वहाँ पर जो रिले हो रहा है आप उसको देख सकते हो। तो बच्चों हम यहीं पर आज अपनी बात समाप्त करते हैं और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हुए और यहीं पर आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप भावावेश में आकर के या कौतूहल बस आप जो है लॉकडाउन के जो मानक हैं उसको भूल न जाना, उसमें एक जो विध दूरी जो बताई गई है उसका विधिवत रूप से पालन करना, जहाँ भी रहना आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित बनाने का प्रयास करना। बस आज हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। उसके बाद फिर अगले क्रम में जब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में हम फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी 6 अगस्त के पूर्व तक, लेकिन 6 अगस्त की जो हमारी तारीख है, यहाँ से मेरी लाइव क्लास आरंभ हो जाएगी। जो बच्चे हमारा चैनल जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, या जो सब्सक्राइब करने का मन उनका करेगा तभी करेंगे सब्सक्राइब। यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का निवेदन, किसी प्रकार की हमारी कोई साजिश या कोई आपसे बहुत ज़्यादा इसी तरह गिड़ाना, यह भाव मेरा नहीं है। आपके अंतस चेतना वो जो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्रोत्साहित कर दे तो मेरा चैनल आप करना सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब करना या न करना, वीडियो मेरा एक बार ज़रूर देखना। आप मेरा वीडियो देखकर अगर आपकी अंतस चेतना या आपको प्रेरित कर दे, वो द्वेलित कर दे कि नहीं यह शिक्षक कुछ ले करके आया है, कुछ देना चाहता है, तो वहाँ पर आप जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे बल्कि स्वतः हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बच्चों धन्यवाद। बस यहीं पर विराम देते हैं वाणी को।